करते हैं और अब वक्त आ गया है चर्चा को आगे बढ़ाने का, जहां पर हम अपने दूसरे मेहमानों को अब आमंत्रित करते हैं। हमारे साथ अब शो में जुड़ गए हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर के सीईओ हेमंत उस्तिकी और साथ ही मनी स्कूल के फाउंडर अर्नब पंड्या। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और आज चर्चा की शुरुआत हम करने वाले हैं दर्शकों को इम्पल्सिव बाइंग के बारे में कुछ सीख देकर, क्योंकि देखिए फेस्टिव सीज़न भी एक तरह से हम देख रहे हैं कि शुरू लगभग अब हो ही चुका है। नवरात्रों से आगाज़ हो जाएगा, तमाम तरह की ऑफर्स और डील्स और इस तरह के खर्चे लोगों की लिस्ट में ऑलरेडी शामिल हो चुके होंगे, जो शायद वो बहुत पहले से प्लान करते हुए आ रहे थे। और जब खरीदारी करने जाते हैं तब तो ज़रूरत से ज़्यादा खरीदारी हमेशा हो ही जाती है। तो हेमंत जी बताएं, एक तो इम्पल्सिव बाइंग या इम्पल्सिव परचेज किसे कहा जाता है? तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं अनप्लान्ड परचेजेस की ना। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कभी कभी हमें ऑब्सेशन होता है कि हम इम्पल्सिव बाइंग करें, कभी कभी सोशल प्रेशर होता है, कभी कभी एक फील गुड फैक्टर होता है। तो आई थिंक डिफरेंट डिफरेंट रीजन से हम इम्पल्सिव बाइंग करते हैं। जैसा मैंने कहा कि अनप्लान्ड बाइंग, तो जब हम वैसा करते हैं तो जाहिर सी बात है, जब हम इम्पल्सिव बाइंग करते हैं तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर के ऊपर पड़ता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, फेस्टिव सीजन है और ऐसे समय पे हमने देखा अमूमन इम्पल्सिव बाइंग होती है। तो बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है और इतना इंश्योर करने की जरूरत है कि आप ऐसा कुछ ना करें जिससे आपको आगे जाके अपने फाइनेंशियल फ्यूचर पे कंप्रोमाइज करना पड़े। और राइट, लेकिन जिस तरह से अर्नब जी हम देख रहे हैं कि डिजिटल और ऑनलाइन सुविधाएं लोगों के पास है, और जिस तरह से लोग ब्राउजिंग करते हैं, ब्राउजिंग करते करते तमाम चीज़ें अपनी बकेट में डाल देते हैं, अपने शॉपिंग बैग्स में डाल देते हैं, और उसके बाहर एंड में जब बिलिंग करने जाते हैं तो सभी कुछ खरीद लेते हैं। तो अब ऐसे में ज़रूरत से ज़्यादा सामान, गैर ज़रूरी सामान भी जो हैं लोग ख़रीदारी कर लेते हैं। तो अगर आप किसी सेल या डिस्काउंट या ऑफर के तहत खरीदारी कर भी रहे हो, तब भी बहुत बारी आप ओवर बजट हो जाते हैं। और अब फेस्टिव सीजन आ रहा है तो इस बात का तो हमें ख्याल रखना ही होगा। एक तो इम्पल्सिव बाइंग से बचें, यानी आप लिस्ट बनाकर जो है वो खरीदारी करने जाएं, और उसमें भी अर्नब जी बहुत ज़रूरी है कि आप सही तरह की खरीदारी करें, सही तरह की डील्स ऑफर्स को जो है अमल में लाएं। ये एक बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि जितना आसान होता है आपको कुछ खरीदने के लिए, उतना चांसेस बढ़ जाता है कि आप ओवर स्पेंडिंग करेंगे या इम्पल्सिव बाइंग करेंगे। अब तो इतना आसान हो गया है कि आपको घर बैठे इतने सारे ऑफर आ रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग का ये जमाना है। तो वहां से ऑफर्स आ रहे हैं। उसके बाद आपको, जब आप उसे फाइनेंस करने जाए, यानी कि उसके लिए पेमेंट करने जाए, तो उसमें भी आपके लिए ऑफर है कि आप अपना जो पेमेंट है वो ईएमआई में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसमें होता क्या है कि जो सरप्राइज होती है वो दो तरह से होती है। एक तो इंस्टेंट सरप्राइज या हैप्पीनेस ये होती है कि हमने बहुत कुछ खरीद लिया तो शायद आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल जाए। लेकिन जो बुरी सरप्राइज है वो बाद में आती है, क्योंकि ये अमाउंट आपको चुकाना भी है। तो उसमें आपका पूरा फाइनेंस एक मेस में चला जाता है। तो ये एक बहुत गंभीर चीज है जिस पे लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आपको जितना आसान करके सब प्रोसेस खरीदने का दिया जाए, उससे आपको कंट्रोल रखना है। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि ये ऑफर्स नहीं है, आपको फिजिकल स्टोर्स में भी दिखाई देगा, ऑनलाइन स्टोर्स में भी दिखाई देगा, लेकिन डिसिप्लिन जो मेंटेन करना है वो एक बहुत जरूरी चीज है, अगर आपको ये पूरे मामले में अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल रखना है। लेकिन हेमंत जी, खासतौर से जेन जी और मिलेनियल्स के लिहाज से अगर मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना चाहूँ, अगर वो इम्पल्सिव बाइंग ना भी करें, तब भी ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि ज़िंदगी आज ही है, तो ठीक है आप भविष्य के लिए बचा लीजिए, पैसे सेव कर लीजिए, लेकिन आज भी तो जीना है ना। तो आज के जीने के लिए हम कितनी बचत करें, हम कितना सोच समझ कर चलें, ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। कहीं ना कहीं आज से कॉम्प्रोमाइज़ करने का मन नहीं करता जेन ज़ीज़ को और मिलेनियल्स को। तो देखिए, जब हम बात करते हैं ना इम्पल्सिव बाइंग की, स्पेशली जब जैसा अगर आप कहते हैं मिलेनियम्स की, बेसिकली तो हम ये नहीं कह रहे कि आप कुछ भी मत खरीदिए। आई थिंक हम बात कर रहे हैं बेसिकली अनप्लान्ड परचेजेस की। दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक तो क्या होता है कि आपको लगता है कि चलिए आज के लिए, जैसा आपने कहा, आज जी लें फिर कल देखेंगे क्या है।
वो आई थिंक वो कहीं ना कहीं हमारे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस पे भी दिखाई देता है। और वहाँ पे आई थिंक यंगस्टर्स को थोड़ा केयरफुल होने की जरूरत है। देखिए क्या होता है, जब आप अपनी जॉब शुरू करते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं आप क्रेडिट कार्ड को सोचते हैं कि इजी एक्सेस ऑफ मनी है, कि यानी अभी आप जितना भी चाहें, जितनी लिमिट है उसमें आप खरीद लीजिए। बट सच्चाई ये है कि आपको बाद में उसको आपको रीपे भी करना है, और आप रीपे नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो आपके क्रेडिट स्कोर पे आएगा। और फिर जब आप इस स्टेज पे पहुंचेंगे लाइफ में कि आपको घर खरीदने के लिए फॉर एग्जांपल लोन चाहिए, तब आपको लोन मिलने में प्रॉब्लम होगी। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि जैसा आपने भी कहा कि एक शॉपिंग लिस्ट होनी चाहिए। चाहे आप लाइफ की किसी भी स्टेज पे हो, शॉपिंग लिस्ट बनाइए। और शॉपिंग लिस्ट का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप फिर से बहुत लंबी लिस्ट बनाएंगे। आप पिछले साल के एक्सपीरियंस से या पास्ट में आपने जो किया उसके एक्सपीरियंस से, कहाँ पे आप गलत थे, कहाँ पे आप ठीक थे, उसको रखिए। दूसरा, एक बजट बनाइए। आई थिंक लिस्ट बनाना एक चीज है, ऑब्वियसली वो आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके बजट के हिसाब से है। बजट बनाइए। और मुझे लगता है कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, जब हम बात करते हैं ना गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग की, तो मुझे लगता है कि फेस्टिवल शॉपिंग स्पेशली, तो अगर आप अपना एक शॉर्ट टर्म गोल बना के चले विद इन 1 ईयर, तो एक तो आप 2 बार बजट बनाएंगे, पहले बनाएंगे और जिस टाइम शॉपिंग होगी उस समय आप फिर से देखेंगे। दूसरी बात, आपको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आपके पास अवेलेबल होगा, अगर आपने उसको अपने गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में शामिल किया है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज उसकी ये है कि फिर जो टेम्पटेशन होती है कि क्रेडिट कार्ड को आप इजी मनी समझते हैं, वो नहीं समझेंगे। आई थिंक अब प्लान करना, शॉपिंग लिस्ट बनाना, एक बजट बनाना और उसको अपने गोल में शामिल करना, कहीं ना कहीं आपको तैयार करता है कि आप फेस्टिव सीजन जब आएगा तो आप शॉपिंग के लिए तैयार हो। जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि हम जब इम्पल्सिव परचेजेस बाइंग की बात करें, तो हम ये नहीं कह रहे कि आप हर चीज में कॉम्प्रोमाइज कीजिए। हम कह रहे हैं सिर्फ उस चीजों से दूर रहिए जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के ऊपर नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। बहुत ज़रूरी है जब हम इम्पल्सिव बाइंग की बात करें तो अर्नब जी लोगों को ये समझाएं कि ज़रूरी और गैर ज़रूरी खर्च होते क्या हैं। बिकॉज जब आप शॉपिंग करने जाते हैं ना, आपके पास जब लिस्ट होती है ना, तो उसके बावजूद भी आपको सभी कुछ इम्पॉर्टेंट लगता है। भले अगर फॉर एग्जांपल हम घर की शॉपिंग की ही जब बात कर ले, अब त्योहारों के वक्त तो इतनी सारी चीज़ें आपको मॉल में या स्टोर्स में दिखाई देती जो आपको लगता है कि सभी खरीद लें, सभी ज़रूरी है, सभी पर आपको जो है वो कम पैसे में कीमत में आपको अच्छी चीज़ मिल रही है। तो ये हम डिवाइड कैसे करें कि क्या खरीदना इम्पोर्टेंट है, क्या ज़रूरी है और क्या नहीं? तो देखिए इसमें क्या होता है कि आपके पास इतनी सारी चॉइसेस है कि आपको क्या करना है और आपके पास पैसा लिमिटेड है। तो ये एक परमानेंट सिचुएशन है कि जो आपकी वांट्स है, जो जरूरियात है, यानी कि जो आपको खरीदना है वो ऑलवेज बड़ा होगा एज कंपेयर टू उसके सामने कितना पैसा। तो इसमें आपको सोचना है और यही है कि जब हम कहते हैं कि आप एक लिस्ट बनाइए, बजट बनाइए, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सब कुछ नोट डाउन करना है। जब आप अपना लिस्ट बनाते हैं, तब आपको ये सोचना है कि मेरे लिए आज की तारीख में क्या सबसे जरूरी है जिसके बिना मेरा काम चल ना सके या जो मुझे पहले चाहिए। तो इस प्रकार से जब आप रैंक प्रेफरेंस करते हैं, यानी कि कई चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, दूसरों को कम इंपॉर्टेंस देते हैं, तब आपका प्रोसेस ऑफ मेकिंग द लिस्ट आई मीन इजी हो जाता है। उसके बाद उसके सामने जब आप बजट बनाने बैठते हो, वहां पर भी आपको थोड़ा एक्सरसाइज करना है कि ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी फिगर उसके सामने डाल दिया। आपको ये देखना है कि आज की तारीख में ये अमाउंट, ये चीज के लिए कितना अमाउंट मुझे स्पेंड करना पड़ेगा, कितना रियलिस्टिक है। और फिर जब उसके सामने आप थोड़ी मेहनत करते हो कि क्या मुझे इसमें कोई डील मिल रहा है, तब आपको ये पता चलता है कि जब जो मार्केटर्स है वो आपको ऑफर्स देते हैं, वो क्या एक सच में एक ऑफर है या ये सिर्फ एक बेचने का एक नया तरीका है जिससे आपको लुभाया जाए। तो ये सब जब आप होमवर्क करते हो, तब आपके लिए एक क्लैरिटी आ जाती है कि क्या मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कितना खर्च करना है और उसमें क्या मुझे कोई बचत हो रही है। क्योंकि अगर आप कोई डील में करके थोड़ी कम रकम स्पेंड करते हो, तब वो रकम आपको कोई और स्पेंडिंग के लिए आपके लिए अवेलेबल होगी। तो उससे आप अगर कोई एडिशनल एक्सपेंस करना चाहते हो तो उससे भी हो सकता है। तो ये पूरा सिचुएशन है जहां पर आप स्मार्ट स्पेंडिंग कर सकते हो और अपनी गोल्स को भी कंट्रोल में रखते हुए अच्छा आप खरीद भी सकते हो इसके साथ।
इसके साथ साथ एक और चीज़ जो हम तमाम अभी खबरें पढ़ ही रहे हैं हेमंत जी, तमाम तरह के रिटेलर्स ऑनलाइन ऑफलाइन कंज्यूमर ड्यूरेबल किसी भी कैटेगरी की अगर आप बात करें, सभी कह रहे हैं कि एक दशक में बम्पर दिवाली की अब की बार उम्मीद की जा रही है। इतना बढ़िया जो है लोग जमकर बाहर निकलेंगे घर के और ख़रीदारी करेंगे। तो पैंडेमिक के बाद तो हमने देखा ही लोग एक तो पेंटअप डिमांड की एक बात थी, वो भी अभी ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि डिमांड लगातार बनी हुई है। तो ये कंजम्पशन और ये खरीदारी की कहानी भारत में किस ओर जा रही है? यहाँ पर लोग कर्ज लेकर कितनी खरीदारी कर रहे हैं, कितनी प्लान्ड खरीदारी कर रहे हैं, इसका आप कुछ हमें संदर्भ दे पाए तो। देखिए, अभी तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पहले भी हमने देखा था कि पेंटअप डिमांड थी और अभी भी पेंटअप डिमांड है। स्पेशली अगर हम फेस्टिव सीजन की बात करें तो वहाँ पे रहती ही है हमेशा। और पेंडेमिक के बाद अगर हम आ रहे हैं तो ऑब्वियसली हालांकि पीछे कुछ शॉपिंग कर सके थे पिछले साल कुछ लोग, बट आई थिंक ये साल में क्योंकि सब कुछ एक हिसाब से ओपन अप है तो डेफिनेटली इस साल में आप पेंटअप डिमांड जो है वो ज्यादा देखेंगे। जहाँ तक किस तरीके से वो खर्चा कर रहे हैं कि अपने पैसे से खर्चा कर रहे हैं या फिर लोन लेके खर्चा कर रहे हैं, आई थिंक अगेन डेफिनेटली एक ट्रेंड हो सकता है कि क्योंकि जिन लोगों को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज थी, जिनको लगता है कि हमें खर्चा करना और हमारे पास इस समय नहीं है, तो वो डेफिनेटली ये सोच सकते हैं कि हम कुछ कर्जा लेके हम शॉपिंग करें। बट कहीं भी आई थिंक ये अच्छा डिसीजन नहीं होता है। ये बात सही है कि हम सभी चाहते हैं कि फेस्टिव सीजन में हम कुछ चीजें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि उसका जो शॉपिंग का कारण एक सोशल प्रेशर भी हो सकता है या एक फील गुड फैक्टर भी हो सकता है। बट आई थिंक इम्पॉर्टेंट है हमें समझना कि हम बहुत डिफिकल्ट समय से निकले हैं और उस समय ने हमको बताया कि आपके लिए अपने फाइनेंसिस को प्लान करना कितना इम्पोर्टेंट है। और हमने देखा कि हम जैसे हमेशा कहते थे ना कि आप एक इमरजेंसी फंड बनाइए, आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, हमने देखा कि वो भी लोगों को कम पड़ा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत प्रूडेंटली इसको प्लान करने की जरूरत है। इससे कोई मना नहीं कर सकता कि शॉपिंग करना जरूरी है, होना भी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे आप जिंदगी में बहुत चीजें करते हो, उसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कुछ चीजें खरीदना चाहते हो, कुछ चीजों को कंज्यूम करना चाहते हो, उसमें कंप्रोमाइज नहीं करना है तो फिर थोड़ा सा प्लान करने की जरूरत है। ये सोचना पड़ेगा कि आगे जाके इस पैसे को देना है और इसका इम्पैक्ट हमारे, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर पे इतना नहीं पड़ना चाहिए कि हमें कहीं उस पर कंप्रोमाइज करना पड़े। तो प्लान कीजिए। अगर टेम्पटेशन हो भी कि आपको लगता है कि नहीं हमारे पास उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, हम थोड़ा बोरो करके हम करें, आई थिंक जितनी आप उस टेम्पटेशन से दूर रहेंगे मुझे लगता है उतना अच्छा होगा। फेस्टिवल आएंगे, फेस्टिवल चले जाएंगे, फिर से आएंगे, आई थिंक, बट उनको जो बाद में समेटना होगा आपके जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है, उसको बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है जितनी भी टेम्पटेशन हो थोड़ी प्लान करने की जरूरत है। अगर ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली कुछ हद तक हम उसको डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं। और राइट, तो चलिए ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर एक तरफ जहां पर आपको आपके निवेश को लेकर गाइड करता है। आज हमने एक स्मार्ट शॉपर का भी काम जो है वो कर दिया है और अभी तो फेस्टिव सीजन की शुरुआत है, ऐसी बहुत सारी पेशकश कैश समझदारी से खरीदारी करने पर खासतौर से हम लेते आते रहेंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, ब्रेक के बाद ज़रूर देखिए क्योंकि दर्शकों के सवाल हम शो में शामिल करेंगे। और ब्रेक पर जाएँ उससे पहले देखिए एक नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, ये हमारा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर के जरिए आप सीधे हम तक पहुंच सकते हैं। करना आपको कुछ नहीं है, अपना सवाल इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर देना है और हम जो है आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे शो पर। रुकते हैं ब्रेक के लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ अर्नब पंड्या, हेमंत सुकी हमारे मेहमान बने हुए हैं। वक्त हो गया है दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करने का। अर्नब जी के लिए हमारे साथ हिरेन ढोलकिया फोन लाइन पर हैं। नमस्कार हिरेन। हाँ नमस्कार मैडम, नमस्कार। कैसे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? कुछ बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं, कौन कौन है परिवार में? सर मेरा नाम हिरेन ढोलकिया है। मैं बड़ौदा में रहता हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। और मुझे मेरी फैमिली में मैं हूँ, मेरा वाइफ है, मेरे फादर और मेरे मदर है। ओके। और मेरी सिस्टर है, वो बाहर आउट ऑफ कंट्री है। ठीक है। तो और आपका मैंने सवाल अभी अब ये है कि आपने पर्टिकुलरली जो अभी 7 फंड्स में पैसे लगाए हैं। जी हाँ, मैंने अभी मैडम जो आपको मैंने व्हाट्सएप किए हैं उसमें मैंने सब पर्टिकुलरली जो 6 फंड में मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है।
और है। दूसरा मैंने मुझे एनपीएस में भी किया हुआ है। 14,000 ना, 14,000 की आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, राइट? यस, 14,000 में किया हुआ है। और मुझे मेरे जो गोल जो मुझे मेरे फैमिली में जो मुझे चिल्ड्रन के लिए और मेरे होम के लिए और मेरे जो रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा खासा कॉर्पस मुझे जमा करना है। लेकिन मुझे मालूम है ये पर्टिकुलरली इससे नहीं होगा, तो मैं इसके लिए एक अच्छे खासे जो स्टॉक है जो आप फ्यूचर में 10 साल के बाद एक अच्छा खासा रिटर्न भी दे, वो भी मैं समझ रही हूँ आपने। ठीक है। स्टॉक्स कहे आपने कि फंड कहा? फंड की डिटेल्स है हमारे पास। तो मैं आपसे जानना भी चाहता हूँ स्टॉक्स के लिए कि वो चलिए, स्टॉक्स के लिए तो हमारे पास कई सारे सुबह के वक्त चैनल पर शोज होते हैं जो आपको स्पेसिफिक स्टॉक्स पे सलाह देंगे। फिलहाल जो हमारी पेशकश है यहाँ पर आपको बताएंगे कि जो म्यूचुअल फंड्स आपने शामिल किए हैं पोर्टफोलियो में, उनके जरिए आपका जो लक्ष्य है वो हासिल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो अर्णव जी, हीरेन के पोर्टफोलियो में पराग पार एक फ्लेक्सी कैप है, HDFC का यहाँ पर इनके पास इंडेक्स फंड है, एक्सिस का स्मॉल कैप है, एक्सिस का ही ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, मिरर का एसेट टैक्स सेवर है, टाटा डिजिटल इंडिया इनके पास है और साथ ही कह रहे हैं कि एनपीएस में भी निवेश कर रहे हैं। HDFC इंडेक्स कौन सा फंड है आपके पास? ये सेंसेक्स इंडेक्स, सेंसेक्स प्लान डायरेक्ट। चलिए, ओके। अर्णव जी बताएं। जी देखिए, जो पहली चीज करनी है वो ये है कि गोल्स को क्वांटिफाई करना है, क्योंकि इनके पास गोल्स है, 3 गोल्स है। वो एक पूरे प्रोसेस की एक भाग होता है कि ये मेरे गोल्स है, इतने साल बाद मुझे इसको अचीव करना है। और तीसरा और इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि गोल में आपको अमाउंट भी तय करनी होती है। तो अगर आप अमाउंट तय करते हैं तब आपको पता चलेगा कि आपका जो एग्जिस्टिंग निवेश है वो क्या एडिक्वेट है या उसमें कितनी एडिशन की जरूरत है। तो पहली चीज तो इन्वेस्टर को अपने गोल्स के सामने एक फिगर डालनी है। दूसरी बात आती है कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स है उसमें हम देखें तो एनपीएस जो है वो रिटायरमेंट गोल के लिए जाएगा, लेकिन आज की तारीख में अमाउंट उसमें काफी कम है, तो ऑब्वियसली ये तो एक उनको बढ़ाना ही पड़ेगा। और जो दूसरा जो पूरा एमएफ का पोर्टफोलियो है, उस एमएफ के पोर्टफोलियो में हम देखें तो वैरायटी काफी है, इन द सेंस की अलग अलग कैटेगरीज के फंड उन्होंने शामिल किए हैं। जो फंड शामिल किए हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन एक चीज जो है कि एक थीमेटिक फंड है टाटा का डिजिटल फंड, तो ये फंड उनके लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सही नहीं है। इसीलिए जो पूरे पोर्टफोलियो में एक मिसिंग फिगर है वो है कि एक मिड कैप एक्सपोजर। तो मेरा मानना है कि इनको जो टाटा डिजिटल फंड में जो निवेश जा रहा है वो बंद करके एक मिड कैप फंड जिसमें वो कोटक इमर्जिंग एक्विटीज को शामिल कर सकते हैं, वहां पर उनको ट्रांसफर करना चाहिए। तो इससे पोर्टफोलियो में थोड़ा और बैलेंस भी आ जाएगा। अब बाकी रही रकम के बारे में, आज की तारीख में 14,000 का निवेश हो रहा है। अगर हम देखें तो 20 साल तक अगर 12% कंपाउंडेड इसको आप करें तो अराउंड 1.4 करोड़ का इससे अमाउंट आएगा, लेकिन उनके गोल्स इतने लंबे नहीं होंगे क्योंकि वो बीच बीच में भी आएंगे। तो उसके लिए एक फिगर डालें, फिर हम उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उस पे आ सकते हैं। ऑलराइट, कुछ सवाल पूछना है आपने अर्णव जी को? ऐसे स्टॉक है जो अभी मार्केट में 10 साल के बाद या 15 साल के बाद एक अच्छा अमाउंट मुझे कॉर्पस जमा करके दे। मैं इसलिए भी पूछ रहा था क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे जो रिटायरमेंट का जो कॉर्पस है वो इससे जमा नहीं होगा, या मेरा घर का जो कॉर्पस इससे जमा नहीं होगा, तो वो स्टॉक से ही जमा होगा। जो स्टॉक्स में अभी मैंने म्यूचुअल फंड में कुछ किया है, अब मैं कुछ स्टॉक में भी करना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों स्टॉक्स के लिए गुजारिश होगी कि अपना सवाल आपका सवाल आप हमें फिर से भेजें। फिलहाल आपको म्यूचुअल फंड पे कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मुझे एक सवाल कि अपने जो HDFC के जो प्रसाद जैन है वो अभी कौन से एएमसी के साथ जुड़े हुए हैं? अभी तो उन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया कि वो कहाँ जुड़े हुए कोई दूसरी एमसी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपना सवाल हमें देने के लिए। सौरभ शर्मा साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। जी पूछिए सर।
जी, मैम ऐसा है कि मैंने एसआईपी शुरू करी है और किसी ब्रोकर के द्वारा ली है, तो मुझे इस चीज़ का कोई अनुभव तो नहीं है, लेकिन मैं ये टारगेट लेके चल रहा हूँ कि आफ्टर 15 इयर्स मुझे 80 लाख रुपीस चाहिए। तो इसमें ये है कि मेरे पास आईसीआई का स्मॉल कैप, आईसीआई का ही जो है मेरे पास इसमें मल्टी कैप और लार्ज कैप है। ओके, गॉट इट। हेमंत जी? कविता, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे एक तो अच्छी बात है कि ये एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। 15 साल का समय है, तो उतने लंबे टाइम होराइजन के लिए जो एसेट क्लास होनी चाहिए वो उनके पोर्टफोलियो में है। 3 फंड है इनके पास, जो मुझे लगता है ठीक है जिस तरह की इनकी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ ये है कि इनके तीनों के तीनों फंड जो है वो आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड के हैं। देखिए कई बार क्या होता है, कभी कभी या तो हमें कोई रिकमेंड करता है या फिर हमारा कुछ कंफर्ट होता है किसी पर्टिकुलर ब्रांड से या किसी इंस्टीट्यूशन से, हमें लगता है सारा पैसा हम वहां लगाएं। म्यूचुअल फंड एक्चुअली एक थोड़ा सा डिफरेंट इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, जहाँ पे स्टॉक जो फंड मैनेजर्स हैं उनकी एक्सपर्टीज है, इन हाउस जो स्ट्रेटजी है उसका फायदा आपको मिलता है। बहुत सारे फंड हैं जिनकी अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और फिलोसफी है। एज एन इन्वेस्टर आपको कोशिश करनी चाहिए कि उनका भी आप फायदा लें, क्योंकि कभी कभी हमने देखा है कि डिस्पाइट बीइंग द बेस्ट फंड मैनेजर, कभी कभी जो इन हाउस की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती है वो काम नहीं करती। हमने कई बार देखा है कि पूरे फंड हाउस के काफी सारे फंड एक ही समय पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते। आई थिंक उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप सारा पैसा एक ही म्यूचुअल फंड की स्कीम में ना लगाएं। दूसरी बात, आपकी जो एलोकेशन है, आपने स्मॉल कैप में 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट का 50% है। मुझे लगता है, हालांकि आपके पास लंबा समय है और हम ये भी मानते हैं कि स्मॉल कैप एज ए सेगमेंट इसमें पोटेंशियल काफी ज्यादा होता है, लेकिन हम ये भी पता है हमें कि ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल भी हो सकता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी है। तो मुझे नहीं लगता कि आपके जैसे निवेशक के लिए 50% पैसा आपका स्मॉल कैप में होना चाहिए। अगर आपको स्मॉल कैप में रहना है, आप उसके रिस्क को समझते हैं, तो मे बी 2,000 रुपीज आप उसमें लगाइए। उसको आपको डेफिनेटली ये अपना एक्सपोजर जो है वो रिड्यूस करना होगा। दूसरा, जैसे इन्होंने कहा कि इनकी जो मल्टी कैप फंड है वहां पे बने रह सकते हैं। उसके अलावा मैं चाहूंगा कि आप एक लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लें, जो कोटक का इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड है, वहां पे आप 5,000 इन्वेस्ट करें। देखिए उसका फायदा क्या होता है कि आप जैसे ब्लू चिप की अगर आप बात करें, तो या तो आप ब्लू चिप के द्वारा लार्ज कैप में लें या फिर फ्लेक्सी कैप में मल्टी कैप से लें। तो मुझे लगता है वो एक बेटर कॉम्बिनेशन होगा, बजाय इसके कि आप ब्लू चिप फंड में जाए। तो ये 2 चेंजेस कीजिए, एक फंड को बंद कीजिए, एक फंड को आप पोर्टफोलियो में इंक्लूड कीजिए और थोड़ा अमाउंट चेंज कीजिए। आई थिंक वो आपके पोर्टफोलियो में सही बैलेंस लाएगा, क्योंकि आपके पास समय है, आप कॉर्पस बना पाएंगे। पर ये चेंजेस कीजिए और अवॉइड कीजिए कि आप सारा पैसा एक ही म्यूचुअल फंड में लगाएं। अर्नब जी, मुझे ये बताएं कि चलिए लोग मन बना लेते हैं कि इतने सालों तक इतना राशि का निवेश कर लेंगे, क्यों ज़रूरी है एसआईपी की राशि बढ़ाना, और अगर नहीं बढ़ाते हैं तो क्या यहाँ पर घाटा हो सकता है उन्हें मुनाफा कमाने में? अर्नब जी, जब हम कोई भी फाइनेंशियल गोल सेट करते हैं, तो वो जिस समय हमने सेट किया है उस समय को इम्पैक्ट करने वाली सभी चीजों को कंसिडर करके हम सेट करते हैं उसमें। क्योंकि ये गोल्स बहुत लंबे समय के लिए होते हैं, तो उसमें हमें कई अनुमान लगाने पड़ते हैं, जिसे हम एस्टिमेट्स कहते हैं। तो उसमें एक आ जाता है कि इन्फ्लेशन का एस्टिमेट क्या होगा। दूसरी चीज आ जाती है कि जिस प्रकार की हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो उसके आधार पे आगे जाके हुए हमें कितनी रकम चाहिए। अब तकलीफ ये होती है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या तो हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लाइफस्टाइल है, वो बदल जाती है, जिसके लिए हमें अपने गोल्स में बदलाव करने पड़ते हैं, या हमारे जो एस्टिमेट्स है वो थोड़े बदल जाते हैं। तो उसके हिसाब से भी गोल्स की अमाउंट में हमें बदलाव करना पड़ता है। तो अगर हमें इसे पूरा करना है, तो जिस इनिशियल अमाउंट से हमने स्टार्ट की थी वो शायद इनएडिक्वेट रहे। इसीलिए अगर हम जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाए, उस वैसे वैसे अगर हम जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है उसे भी बढ़ाते जाए, तो उससे क्या होगा कि ऑब्वियसली जो टारगेट हमने पहले सेट किया था उससे मोस्ट प्रोबेबली एक बड़ा कॉर्पस हमारे पास इकट्ठा हो सकता है। और अगर ऐसा होगा तो ये इस प्रकार का जो प्रॉब्लम्स आती है प्लानिंग में और अनसर्टेनिटी से, उसे सामने हम जूझने के लिए और उसे पूरा करने के लिए हम
सक्षम रहते हैं। तो इसीलिए रकम इन्वेस्टमेंट की बढ़ानी चाहिए रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ताकि इस प्रकार के सभी अनसर्टनिटी को हम संभाल सके। चलिए, तो यहाँ पर इस तरह की बारीकी आपके निवेश पोर्टफोलियो के लिए, लेकिन सुमित शर्मा साहब फोन लाइन पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार सुमित, बताएं। हाँ, गुड इवनिंग मैम। मेरा क्वेश्चन मैम ET Now में लेने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैम मैं थैंक्स करता हूँ ET Now चैनल को। धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए, बताइए। हाँ मैम, मैंने ना 21,000 की म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है जी। तो मेरे को ये पूछना है कि मैम जो मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, क्या ये मैंने सही मैम इसमें जो डिफरेंट मैंने ये फंड्स ले रखे हैं ये सही है? जैसे मैंने 5,000 इन्वेस्ट किया है कोटक टैक्स सेवर फंड में। जी, कोटक टैक्स सेवर है, कोटक फ्लेक्सी कैप है, कोटक का स्मॉल कैप भी है आपके पास, और PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी है, और मेरा एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप है ना? यही फंड्स है ना आपके पास? हाँ हाँ जी जी जी, यही फंड है। और इसके अलावा मैंने एक LIC ले रखी है, जीवन सरल। और इस पोर्टफोलियो में आप कब तक बने रहेंगे? 20 साल के लिए? हाँ हाँ मैम, मैं ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ इसमें। तो लॉन्ग टर्म में कम से कम 10 साल से ज़्यादा ही समझूँ ना? हाँ, मिनिमम मैम 10 ईयर्स। चलिए, बहुत बढ़िया। कितना कॉर्पस इकट्ठा करना है, कुछ सोचा है? मैम मैंने ना एक्चुअली कोई ऐसा कोई मेरा वो गोल नहीं है कुछ ऐसे इकट्ठा करने का, बट यही है कि मैं 3 से 4 करोड़ की एक सोच रहा था कि इतना हो जाना चाहिए। चलिए, बताएं अर्णव जी, निवेश राशि बढ़ानी होगी 3 से 4 करोड़ के लिए, 20 साल का समय है। देखिए, अगर आपको 3 से 4 करोड़, तो हम फिगर 4 करोड़ का पकड़ लेते हैं, क्योंकि प्लानिंग में थोड़ा बड़ी फिगर को कंसीडर करना अच्छा रहता है, ताकि हम उस प्रकार से निवेश कर सके। अगर 20 साल में आपको अगर 4 करोड़ को इकट्ठा करना है, तो आप इक्विटी फंड्स का सहारा लेंगे, क्योंकि ये एसेट क्लास इस प्रकार के गोल के लिए एप्रोप्रिएट है। दूसरी बात, अगर हम 12% का कंपाउंडेड एनुअल रेट ऑफ रिटर्न को कंसीडर करें, तो अराउंड 40,000 का आपको हर महीने निवेश करना पड़ेगा। उसके सामने आज की तारीख में निवेश जो है वो इससे नियरली आधा है, 21,000 है। लेकिन समय 20 साल का है, तो जितनी जल्दी हो सके उतना, जैसे हमने पहले भी बात की है, रेगुलरली निवेश बढ़ाते रहे, ताकि आप जो जितना रकम आपको निवेश करना है वहां तक पहुंच जाए। दूसरी बात आती है पोर्टफोलियो के कॉम्पोजिशन में। इसमें भी वही प्रॉब्लम है जो हम कई केसेस में देखते हैं, कि एक ही फंड हाउस का एक्सपोजर काफी ज्यादा है। तो फॉर एग्जांपल 3 फंड ऑलरेडी कोटक म्यूचुअल फंड के यहाँ पर समावेश हो चुके। अब उसमें एक तो टैक्स सेवर फंड है, तो उसमें 3 साल का लॉक इन आ जाता है, उसमें आप कुछ बहुत कर नहीं सकते। तो दूसरे जो फंड्स है, एक मिड कैप फंड है, तो एक स्मॉल कैप फंड है, ये सब एक अच्छा चीज है। लेकिन जो कोटक के और 2 फंड है, कोटक फ्लेक्सी कैप, कोटक स्मॉल कैप, उसमें से मेरा ये मानना है कि आप कोटक फ्लेक्सी कैप से निकल जाए, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये फंड ने थोड़ा पिछले 3 साल में थोड़ा अंडर परफॉर्म भी किया है, और वहां से आपको अगर आप निकल जाते हैं तो आपका कोटक का एक्सपोजर भी कम हो जाएगा। तो यहाँ से निकलकर आप कैनरा रेबको का जो फ्लेक्सी कैप फंड है वहां चले जाए। ये एक बदलाव कीजिए और आगे जाते हुए अपना निवेश बढ़ाइए, ताकि आप अपने टारगेट तक पहुंच सके। चलिए, शो को आगे बढ़ाने का समय हो गया है, और अब सीधा रुख करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। हेमंत जी, बताएं आपका गुरु मंत्र आज के लिए क्या होगा? अभी तो मैं बात करना चाहूंगा बहुत ही बेसिक इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल की, बट जो अनफॉर्चुनेटली काफी बार इन्वेस्टर्स को फॉलो नहीं करते, वो है स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। यानी जितना जल्दी हो सके आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कीजिए। उसका फायदा ये है कि जितना लंबा समय आप अपने इन्वेस्टमेंट को देंगे, उतना ही आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा होगा। और अगर आप इक्विटी जैसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो सही मायने में जो फायदा होता है इक्विटी का, वो लॉन्ग टर्म में होता है। आई थिंक हमें एज एन इन्वेस्टर ध्यान रखना है कि जितना लंबा समय हम देंगे, उतना ही ज्यादा हम अपना बड़ा कॉर्पस बना पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि वो आप जब आप यंग एज में शुरुआत करते हैं, तो जो आप मिस्टेक्स करते हैं, उससे जो आप सीखते हैं, वो आपको एक आगे जाके एक बेटर इन्वेस्टर बनाता है। तो आई थिंक ये बहुत ही बेसिक है, लेकिन मुझे लगता है हर इन्वेस्टर को जहां तक हो सके इसको फॉलो करना चाहिए।
अर्णव जी, आपका गुरु मंत्र? जी, जब आप म्यूचुअल फंड्स को देखते हैं तो इवन दो म्यूचुअल फंड्स एक प्रकार के एसेट क्लास में निवेश करते हैं, आपको एक चीज बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स शेयर्स में निवेश करते हैं, तो आपके पास एक साइड डायरेक्ट इक्विटी में अगर आप निवेश करते हैं तो वो शेयर्स में जाता है, यहाँ पर भी निवेश शेयर्स में जाता है। लेकिन जब आप बिहेवियर एस्पेक्ट देखते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड को एक अलग तरीके से देखना है, और सही प्रकार से अगर आपको देखना है तो उसे एक पोर्टफोलियो ऑफ शेयर से कंपेयर करना है। लोग ये भूल कर जाते हैं कि एक शेयर को लेते हैं, उसके सामने एक म्यूचुअल फंड लेते हैं, उनको लगता है कि सिर्फ एक ही है तो ये सही है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्योंकि 30, 40, 50 स्टॉक होते हैं तो ये एक पोर्टफोलियो इन इटसेल्फ होता है। तो इस प्रकार की रॉन्ग कंपैरिजन मत कीजिए, ध्यान से देखिए कि कहां पर निवेश हो रहा है और फिर अपना डिसीजन दीजिए। ऑलराइट, चलिए शो के आखिरी दर्शक का सवाल अब हम लेंगे, और दीपेश नारकर का सवाल मैं यहाँ पर लेना चाहती हूँ। बताएं, फोन लाइन पर हैं हमारे साथ दीपेश जी। यस मैम। जी बताएं सर, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। SBI ब्लू चिप, SBI मैग्नम और SBI मल्टी कैप, यही 3 फंड है आपके? यस मैम, मैं 4000 इसमें हर महीने SIP करता हूँ, और मेरा होम लोन है 25 लाख का। तो मुझे ये राइट अपॉर्चुनिटी है इनमें डालने की कि कुछ चेंज करूँ अभी से, क्योंकि मेरा एज अभी 33 ईयर्स है। गॉट इट। हेमंत जी बताएं क्या सलाह होगी? कविता, जैसे उन्होंने कहा इनके एज 33, आई थिंक लंबा समय है इनके पास, बट अगेन फिर से वही इशू है यहाँ पे कि तीनों के तीनों जो फंड्स हैं वो एक ही म्यूचुअल फंड के हैं। इनफैक्ट जो दूसरा जो फंड इन्होंने कहा SBI मैग्नम, पूरा नाम नहीं है तो मैं बता नहीं पाऊंगा, अगर इनसे पता चल जाए कि वो कौन सा फंड है एग्जैक्टली, क्योंकि खाली आधा नाम उन्होंने दिया है, पूरा नाम दे तो बेटर है। बट फिर से वही इशू है कि तीनों के तीनों जो स्कीम है एक ही म्यूचुअल फंड के है। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे जो इनका जो SBI मल्टी कैप दीपेश फंड कुछ है, बोलना चाहते हैं, शायद फंड का नाम बता रहे हैं दीपेश। ओके, SBI जो है ना वो मैग्नम मिड कैप है, और दूसरा है जो अपना SBI ब्लू चिप है, और थर्ड है वो मल्टी कैप है मैम। गॉट इट। बताएं हेमंत जी। जी बिल्कुल, आई थिंक जैसे मैंने पहले कहा कि वो 2 फंड जो है SBI का मिड कैप और ब्लू चिप दोनों रख सकते हैं। मल्टी कैप रिलेटिवली नया फंड है, मुझे लगता है उसके सामने अगर आप निपॉन इंडिया का जो मल्टी कैप फंड देखेंगे वो काफी पुराना फंड है, उसकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है, तो उसकी जगह आप इस फंड को शामिल करें। तो एक तो क्या होगा कि आपका पैसा जो है 2 डिफरेंट फंड हाउसेज में जाएगा, 2 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट फिलॉसफीज को फॉलो करेगा। तो मुझे लगता है ये एक बदलाव करने की इनको जरूरत है अपने पोर्टफोलियो में। चलिए, तो ये सलाह रही दीपेश नारकर के लिए, और इसी के साथ शो को भी यहाँ पे समाप्त करना होगा, समय लगभग खत्म हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी आपका और अर्णव जी आपका, समय निकाल दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की है। और चलिए इसी के साथ आज के इस शो में मुझे भी आप इजाज़त दें, लेकिन इस वादे के साथ कि जो नंबर हम स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पर आपके सवाल लगातार हम तक जो है आप पहुँचाते रहेंगे। लिखित रूप में सवाल भेजें या वीडियो को रिकॉर्ड करके सवाल भेजें, हम आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं इस शो पर। नंबर नोट कीजिए और अपने सवाल हम तक पहुँचाइए। नमस्कार।